ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मैं जो एक श्रृंखला तैयार की उसकी अगली जो बनती है वो ग्रह है चंद्रमा। मैंने पिछले वीडियो में सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। एक ग्रह जो है उसके अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं और हर एक नक्षत्र का बिल्कुल स्वभाव भिन्न होता है। लेकिन चंद्रमा का अगर देखें तो चंद्रमा का तीनों नक्षत्र में प्रभाव होगा, लेकिन शेष जो है उसकी कुछ प्रभाव जो है वो जीवन भर आपके नक्षत्र के हिसाब से देखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये अधूरी जानकारी होती है। जैसे अगर आपका चंद्रमा की किसी भी राशि में हुआ है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं। जैसे चंद्रमा की आपको राशि मालूम होगी। चंद्रमा को तो वैसे एक कर्क राशि का ही स्वामी माना गया है। जैसे सूर्य को सिंह राशि के लिए कुछ कुछ प्लैनेट को 2-2 राशियां मिली हैं, लेकिन चंद्रमा को एक राशि है। लेकिन उसमें नक्षत्र अगर देखें तो 3 नक्षत्रों का प्रभाव होगा। जैसे रोहिणी नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र है। ये तीनों मतलब बातें अगर मिला के देखें, चंद्रमा का तो तीनों पे ही रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा कैसे होते हैं, एक तो इनका क्या है, मूड स्विंग बहुत होता है, जो जिसके अंदर चंद्रमा की प्रधानता होती है, और भावुक होते हैं और कलाकार होते हैं। ऐसे लोग जो कि मतलब जिनकी चंद्रमा की राशि है वो काफ़ी कुछ क्रिएटिविटी लेके जन्म लेते हैं और मतलब इनकी जो हर एक एक्टिविटीज़ है वो कहीं न कहीं माता से जुड़ी होके देखते हैं इनको, क्योंकि चंद्रमा का दूसरा नाम माता ही कह सकते हैं। जैसे सूर्य का दूसरा एक रूप पिता होते हैं, ठीक इसी तरह से चंद्रमा को भी अगर देखें कि कोई भी ग्रह ऐसा है जो चंद्रमा को डिनोट करता है तो आपका कहीं न कहीं संबंध माता से होगा। तो इसमें क्या है, हर एक नक्षत्र जो है अलग अलग राशि में विचरण करता है या अलग अलग राशि को बिलोंग करता है। तो अगर रोहिणी नक्षत्र को देखा जाए तो ये पूरा का पूरा नक्षत्र जो है वो चंद्रमा में ही रहता है। तो इस चंद्रमा का सबसे शक्तिशाली नक्षत्र है। हालांकि वृष राशि में पड़ता है तो थोड़ा बहुत इसमें शुक्र का भी प्रभाव रहेगा। ऐसे लोग बहुत इमोशनली हर बात को ले लेते हैं, बात बात में ही रोना, और मतलब अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि बहुत संवेदनशील हैं। दूसरे की बात को भी ये बहुत जल्दी मतलब अपने दिल पे ले लेते हैं और वैसे सॉफ्ट स्पोकन होते हैं ये। और सौंदर्य की, कला की, अध्यात्म से भरा हुआ ये नक्षत्र है। मतलब दोनों चीज़ों का अच्छा मिश्रण होता है, भौतिक और अध्यात्म। इनकी विल पावर काफ़ी तेज होती है और जो ये ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। उदार प्रकृति के होते हैं ऐसे लोग जिनका जन्म वृष राशि में हुआ है और चंद्रमा प्रधान है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या माना जाता है कि ये लोग थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं और जिद्दी स्वभाव के कारण ये अपने हानि कर सकते हैं। अपने अगर ये विल पावर के आधार पे आध्यात्मिक की दुनिया में अगर ये अपना पाथ बनाते हैं या रास्ता बनाते हैं तो इनके बराबर ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला कोई भी ग्रह नहीं है। क्योंकि जो कर्क राशि है इसमें अगर चंद्रमा से जोड़ के देखें तो गुरु उच्च राशि में होता है, इसलिए इन्हें अध्यात्म का भी बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ है। इन्हें अध्यात्म से जुड़ के चलना चाहिए और सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। अपनी बात को बहुत सरल और सीधे लहजे में कहना चाहिए और किसी भी निर्णय को इमोशनली नहीं लेना है। मतलब जो भी निर्णय लेते हैं थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि ये कम करते हैं। तो ये देखना होगा कि अगर आपका अगला जो नक्षत्र इसके हिसाब से देखें, इसके हस्त नक्षत्र में आ जाता है। ये पूरा का पूरा इसमें चंद्रमा प्लस कन्या राशि में आ जाता है। तो इसमें क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा का और बुध का। तो चंद्रमा जैसे मैंने बताया कि बहुत इमोशनली ये वीक होते हैं या मतलब हर बात को ऐसे मतलब ले लेते हैं कि मतलब संवेदनशील जिसको कहते हैं, उस स्थिति में बहुत जल्दी। अब इसमें कन्या राशि जब आएगी तो बुध का भी प्रभाव रहेगा। तो आपको 2 चीज़ों का इसमें प्रभाव होगा विशेष तौर से, एक तो चंद्र का, दूसरा बुध का। तो इसलिए इनका मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बुध का संबंध सीधा किससे होता है, आपकी बुद्धि से होता है। तो इनका जो मेंटल लेवल है बहुत पावरफुल होता है, बहुत अच्छी तर्क शक्ति होती है, अच्छी वाक्पटुता होती है, उनमें जादुई प्रभाव होता है। और इनके अगर डिबेट वगैरह या ऐसी कोई बात जहाँ वाणी से जुड़ी हुई होगी, जैसे वकील हैं, जुडिशियल हैं, अगर ऐसे क्षेत्रों में ये जुड़ जाते हैं तो इनके बराबर कोई निपुण नहीं होता है। अच्छे सलाहकार होते हैं और इनके पास मतलब एक तरह अपने से कम दिखने वाला एक और वरदान होता है। जितने ये एज वाइज होते हैं उससे कम दिखते हैं, युवा दिखते हैं।
तो इसलिए इनको एक एक मतलब स्पेशल क्वालिटी मिली हुई है। मानसिक शक्तियों का ये कभी कभी जो है वो गलत उपयोग कर लेते हैं। इतने ज़्यादा प्रखर बुद्धि के हो जाते हैं कि ये अच्छे सलाहकार हैं तो ठीक है, लेकिन अगर भटकाव वाली स्थिति में आ जाते हैं, जो कि आ जाते हैं, अक्सर देखा गया है। कन्या राशि वाले थोड़े से सेल्फिश नेचर के भी होते हैं। कन्या मतलब बुध, और इनका चंद्रमा का भी प्रभाव है, तो बुद्धि का और चंद्रमा का जो अगर सम्मिश्रण देखें तो कभी कभी ये दूसरों को गलत सलाह दे के, विशेष रूप से धन कमाने के लिए अगर कोई बात बनती है, क्योंकि बुध व्यापार से भी जोड़ के देखते हैं। तो अगर व्यापार में है और ये गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी बुद्धि का, तो फिर ये अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए इनको इस भटकाव से बचने के लिए इसका मतलब ध्यान रखना चाहिए, किसी को गलत सलाह नहीं दें, अपना बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, अन्यथा फिर इनको दंडित भी ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार प्राय मतलब पैसे की क्राइसिस भी इनको बहुत झेलनी पड़ती है अगर एक गलत रास्ते में आते हैं तो। ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, सभी नक्षत्र वालों को ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा का तो रहता ही है, और गणेश जी की उपासना इन लोगों को करना चाहिए जो हस्त नक्षत्र वाले हैं। तो इस तरह, हालांकि चंद्रमा और बुध दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे को मित्र नहीं मानते हैं, तो इसलिए इनको गणेश जी की उपासना करना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए। अगर हस्त नक्षत्र का जन्म है तो आपकी सही बुद्धि भी काम करेगी, और मेडिटेशन और अध्यात्म के रास्ते पे भी आपको भी चलना चाहिए। आप अपने जो आपको ईश्वर ने जो आपको वरदान दिया है उसका सही उपयोग करेंगे। पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा पीछे नहीं भागना चाहिए पैसे के। अब इसके बाद तीसरा जो नक्षत्र बनता है वो है श्रवण नक्षत्र। ये पूरी तरह से मकर राशि में, जो कि स्वामी राशि उनके शनि है, तो इस तरह से चंद्रमा और शनि दोनों का ये एक अच्छा समायोजन हो जाता है। ये नक्षत्र किसका है? श्रवण नक्षत्र सीखने का नक्षत्र है। अच्छे मतलब सिखाने वाले, अच्छे सुनने वाले, अच्छे श्रोता भी होते हैं। ये ज्ञानी होते हैं, और अपने ज्ञान का जो इनके पास भंडार है वो दूसरों को सेल्फलेस उसमें मतलब बांटते हैं। इनको किसी चीज़ का लालच नहीं होता है, क्योंकि शनि क्या है, थोड़ा सा देते हैं, डिटैचमेंट टाइप देते हैं, और आध्यात्मिक की दुनिया में इनके बराबर कोई भी इनके बराबर ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगा। यात्राओं के बहुत शौकीन होते हैं, हर यात्रा से ये कुछ नई सीख लेते हैं, मतलब सीखने का इनका एक शौक है, वो यात्राओं से ये पूरा करते हैं। और मतलब इनके जीवन के जो है वो 46 ईयर तक ये बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। जैसे शनि बनाते हैं धनी, इन पे लागू होती है, विशेष तौर से मकर राशि पे ज़्यादा होती है। हालांकि चंद्रमा और शनि मिलके विषयोग भी बनाते हैं, तो ये भी देखना होगा कि आपकी मति भ्रमित ना हो, और किसी को भी आप भी गुमराह ना करें। अगर आपने किसी के संग मतलब द्वेष भावना रखी या किसी का बुरा किया, तो आप जैसे आपके मतलब गुप्त शत्रु भी बहुत होते हैं। ऐसे लोग जो कि आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करेंगे, सामने आपकी तारीफ करेंगे, ऐसे गुप्त शत्रु कहलाते हैं। तो ये गुप्त शत्रु भी बना लेते हैं। और मतलब जीवन का मतलब कहना चाहिए, मतलब एक 46 वर्ष या 50 वर्ष तक मान के चलिए, बहुत सारा पैसा कमाने के बाद फिर ये इनका जो है रुझान अध्यात्म की तरफ आ जाता है। और हो सकता है उस दौरान अगर और ग्रह स्थिति आपके नेटल चार्ट में अच्छी हो, जैसे गुरु अच्छी कंडीशन में हो, केतु अच्छा हो, तो ये अपना घर संसार छोड़ के एक दूसरी दुनिया में ये अपना प्रवेश कर लेते हैं। ये देखना आपको मतलब थोड़ा सा विचलित कर देते हैं ये दिमाग को, क्योंकि चंद्र शनि का जो भी विषय होता है उससे आदमी को थोड़ा सा वैराग्य प्राप्त होता है, वैराग्य की तरफ आप जाते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा, आपके परिवार के लिए थोड़ा दुखदाई हो सकता है। आपके लिए तो अच्छा है, मुक्ति मोक्ष के द्वार खुलेंगे आपका। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि गुमराह हो रहे हैं किसी भी तरह से, उनको अच्छी सलाह देने में आपका पूरा योगदान रहता है। लेकिन थोड़े ईर्ष्यालु प्रकृति की भी हो जाते हैं, अपने से ज़्यादा किसी को ये अच्छा नहीं देख सकते हैं, और अपने विशेष तौर से अध्यात्म की दुनिया में अपने से ज़्यादा ऊंचाई तक जो पहुंचता है उससे थोड़ा ईर्ष्या भी रखने शुरू कर देते हैं। इससे इन्हें बचना चाहिए। इनको आपको क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु की उपासना करना चाहिए। और कुछ नहीं करें तो आप मंदिर में जाके हर बृहस्पतिवार को उनकी सेवा करें, मतलब साफ सफाई करें, और वहाँ जाके थोड़ी देर बैठें, मेडिटेशन करें, और ऐसे नीडी लोग जो हैं उनकी सहायता करें। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है उनका डेवलपमेंट होगा, और आपके अंदर जो एक आइसोलेशन आ रहा है वो उससे थोड़ा सा आप बच सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप नहीं बच सकते हैं।
तो ये मैंने 3 नक्षत्र बताए। अब इसमें कॉमन बात क्या है और अलग-अलग बातें एक बार पुनः बताते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र सौंदर्य, क्रिएटिविटी का नक्षत्र, ग्लैमर का नक्षत्र है, तो आपको थोड़ा-सा जो आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है उसका डेवलप करना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए, तो आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हस्त नक्षत्र है तो ये जो है दिमाग के बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं। बुद्धि का सही उपयोग करने से आपके जीवन की जो भी मतलब उन्नति है, जो आपके द्वार हैं वो खुल जाएंगे। कभी भी किसी को गुमराह नहीं करें। और तीसरा नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है, अध्यात्म की दुनिया के लिए सबसे अच्छा है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, इनकी कार्य क्षमता बहुत पावरफुल होती है और आप कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एकांतवास नहीं रखना है, आइसोलेशन जिसको कहते हैं। जहाँ तक कोशिश करना चाहिए परिवार के साथ रहें और अपनी तीनों नक्षत्रों के लिए एक ही बात जो कॉमन होगी, माता का सम्मान करें कि चंद्रमा का संबंध सीधा माता से होता है। माता को किसी भी तरह से दुखी ना करें, उनका सम्मान करें। अगर उनसे मतलब आपको किसी भी परिस्थिति में, जैसे जो हस्त नक्षत्र वाले हैं उनको अक्सर कर घर से दूर जाके ज़्यादा उन्नति होती है, उनका ज़्यादा विकास होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको अपनी माता से दूर भी रहना है तो दूर रह के जो आपको बन पड़े उनका सम्मान करें और उनको समय समय से उनकी मतलब कुशल मंगल कुशल क्षेम उनसे पूछते रहें। तो आपको देखिए, आपका अगर नक्षत्र इनमें से है चंद्रमा के, आप मतलब जैसे रोहिणी नक्षत्र का है या चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा आपका मतलब डोमिनेटिंग है कहीं भी, तो ये सब नक्षत्र का प्रभाव कितना है और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से एक बार जरूर लिख के बताइए। आज ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।